बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर सब पे। कैसे हैं आप सब लोग? नावल कैसे लगे हैं आपको? तो कमेंट सेक्शन में अपने जो हैं कमेंट वो पोस्ट करते रहा करें। मैं साथ के साथ सबको उसका जवाब भी देती जाती हूँ। और ये बताएं, मौसम चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बड़ा प्लेजेंट वेदर हो गया है। आप लोग अपनी एरिया की सुनाएं, कौन कहाँ से सुन रहा है और वहाँ का वेदर कैसा है? आज जो नावल पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा रिवेंज बेस्ड नावल है। तो कज़न बेस्ड भी आप कह सकते हैं, रिवेंज बेस्ड भी कह सकते हैं। तो हीरो जो है वो मेरा ख्याल है अपनी फूफो के साथ जो कुछ पास्ट की स्टोरी में कुछ होता है उसका बदला लेता है या क्या है। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। इकरा सग़ीर अहमद का है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत पुराना नावल है। माहनामा आंचल में ये आया था। आई थिंक ये ना 1999 या उससे पहले का है, या शायद 2000 के इरा का, क्योंकि उसका मुझे ना ईयर और मंथ याद नहीं है। लेकिन इतना पता है कि ये ना इकरा के ना बहुत पहले से लिखे नावलों में एक नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण किरण सहर हुई है नावल का नाम। किरण किरण सहर हुई। राइटर हैं जनाब इकरा सग़ीर अहमद। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक मत आओ, वहीं रुक जाओ, मत आओ मेरे नज़दीक, जलील कमीने मैं तेरा खून कर दूँगी। वो हिज़यानी अंदाज में चीख रही थी। उनके मुंह से कफ जारी था। उसके बढ़ते कदम उन्हें ज़्यादा मुश्तिल कर रहे थे। तू मुझे बर्बाद करना चाहता है? मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। उन्होंने कमरे का सामान उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। उस वक्त वो बिल्कुल होशो हवास से बेगाना थीं। फूफो जानी मेरी बात तो सुने, फूफो जानी प्लीज़, होश में आए। वो उन्हें पुकारे जा रहा था मगर उनकी चीखों पुकार मुसलसल बढ़ती जा रही थी। फूफो जानी, ये मैं हूँ आपका बेटा, आपका सबरेज़। उसने आगे बढ़कर उस दीवानगी छाई चीखते चिल्लाते वजूद को अपने जवान मजबूत बाजुओं में समेट लिया। उनकी आंखें बंद हो रही थी, होंठ आहिस्तगी से हिल रहे थे। दूसरे लम्हे वो बेहोश होकर उसके बाजुओं में झूल गई थी। क्या हो गया बेटा? गुलफिशा बीबी वहाँ आकर घबराई हुई आवाज़ में बोली। फूफो की फिर तबीयत ख़राब हो गई है, वो उन्हें बेड पर लिटाकर बोला। तुम जाओ बेटा, ज़मीना गुल अभी होश में आ जाएगी। अल्लाह जाने कब उस रोग से इसकी जान छूटेगी। मैं उसे दवाई देती हूँ। वो रंजीता सी उसकी तरफ बढ़ी। हेलो सबरेज़, क्या बात है? बहुत सीरियस लग रहे हो। अशरफ उसकी तरफ देखता हुआ बोला। कोई बात नहीं है। आमिर कहाँ है? मुझे उससे वही फ़ाइल लेनी है जिसमें प्रोफेसर गौरी के नोट्स हैं। आमिर कैफेटेरिया की तरफ गया है। आज वो वही ड्रेस पहन कर आया है जो उसकी फियांसी ने उसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, ब्लैक पैंट और ऑरेंज शर्ट। राशिद की बात पर अशरफ और अजमल ने ज़बरदस्त कहकहा लगाया था। ये कोई बात है हंसने की? पागलों की तरह कहकहे लगाने में बहुत लुत्फ़ आता है तुम लोगों को। वो उन्हें झाड़ कर आगे बढ़ गया। आज आतिश गर्म है, संभल कर रहना। कभी कभी क्या हो जाता है इसको? राशिद हैरानगी से बोला। सबरेज़ आमिर को तकरीबन सब जगह देख चुका था मगर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। वो झुंझलाया हुआ वापस डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगा था कि आमिर सामने लाइब्रेरी की सीढ़ियों की तरफ खड़ा नज़र आया। वो दांत भींच कर उसकी तरफ बढ़ गया। गधे, यहाँ मरे हुए हो। आमिर की कमर उसकी तरफ थी। उसने ज़ोरदार थप्पड़ उसकी पुश्त पर मारते हुए कहा। शट अप, अंधे हो मिस्टर? वो उसकी तरफ रुख करके गुस्से से चीखी थी। ओह आप? वो हैरत से उसकी शक्ल देखता रह गया जिसे वो आमिर समझ रहा था। वो ब्लैक पैंट ऑरेंज शर्ट में मलबूस लड़की थी। दराज कद, सर पर हैट, लॉन्ग शूज़ में। पीछे से कोई भी धोखा खा सकता था। हाँ हाँ, आप कहिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है? वो एक हाथ कमर पर रखकर तंज़िया और लड़ाका अंदाज में बोली। जी हाँ, वाकई मुझे गलत फहमी हुई थी। वो अब संभल चुका था, इसलिए काफ़ी सुकून से उसकी आंखों में देखकर बोला। स्टुपिड, तुम्हें जसारत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? बहुत अजीब तरीक़ा है ये लड़कियों से फ्री होने का। मोहतरमा, किसी खुशफहमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो लड़कियों से फ्री होते हैं और चोरी पकड़ी जाए तो बहाने बनाते हैं। मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी तुम्हें। तुम मुझे क्या समझते हो? अच्छी तरह निमटना जानती हूँ तुम जैसे आवारा बदमाशों से। उसका हसीन चेहरा उस वक्त सुर्ख हो रहा था गुस्से से, शिद्दत से। शट अप यू चीप गर्ल, मैं तुम जैसी लड़कियों के साय से भी बच कर चलता हूँ। शदीद गुस्से से वो भी आउट हो गया था। क्या हो गया है यार? आमिर उसके करीब भागता हुआ आया था। तुम जैसी वाहियात फैशन में अंधी लड़कियां जो अपनी इज़्ज़त व वक़ार, मासूमियत और निस्वानियत खोकर ऐसे बेहुदा लिबास पहनकर
अपने जिस्मों की नुमाइश करके दावत नज़ारा देती हैं। बदकिरदार लड़कियां इस काबिल भी नहीं होती कि उन पर थूका भी जाए। वो उस वक्त मुकम्मल जुनूनी लग रहा था। तुम घटिया इंसान हो। तुम होते कौन हो मुझ पर ऐसे रखी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कव्वों को खिला दूँगी। शदीद गुस्से और एहसास तौहीन से उसका गला रंध गया। अशरफ, राशिद, आमिर वगैरह भी वहाँ आ गए। दूसरे स्टूडेंट्स भी वहाँ जमा हो गए। यार क्या मामला है? अशरफ घबराया हुआ बोला। मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? देखिए अभी जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ है। आमिर जो दूर से सब कुछ देख रहा था उससे मुखातिब हुआ। क्या मतलब? आपकी वजह से क्या हुआ है? वो आंखें निकाल कर बोली। सबरेज़ मुझे तलाश करता फिर रहा था। आपने मेरे जैसा ड्रेस पहन रखा था, उसकी वजह से उससे गलत फहमी हुई है, वरना मेरा दोस्त बहुत शरीफ इंसान है। आप यकीन करें वो तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दफ़ा हूँ आप भी और आपका दोस्त भी। वो उसे घूरते हुए वहाँ से चली गई। सबरेज़ आज की वारदात के बाद जल्द ही घर आ गया था। अब पप्पू जाने की तबीयत कैसी है? वो उनके करीब आकर फ़िक्रमंदी से बोला। अब तो ठीक है, मैंने टैबलेट खिला दी थी, उसके ज़ेरे असर सो रही है। बेटा तुम इतने में कपड़े तब्दील करो, मैं इतनी देर में खाना लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। वो किताबें टेबल पर रख कर बोला। भूख क्यों नहीं है? सुबह भी नाश्ता किए बगैर यूनिवर्सिटी चले गए थे। अब 4 बज रहे हैं। मुझे मालूम है तुम यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाया होगा। उनके ममता भरे लहजे में फ़िक्रमंदी थी, प्यार था। मुझे भूख नहीं है, भूख लगी तो कह दूँगा। पुप्पो ने खाना खाया? हाँ, खाना खिला कर ही उसे मैंने दवा दी थी। तुम खाना नहीं खा रहे तो चाय लाओ। माँ आपको हर वक्त मेरी फ़िक्र लगी रहती है, अपना ख्याल भी रखा करे ना। वो लाड से उनकी गर्दन में बाजू डालकर बोला। औलाद की तंदुरुस्ती ही में माँ की सेहत होती है। वो उसकी पेशानी चूमकर बोली। मैं चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। आप चाय लेकर आएँ, मैं इतनी देर में पुप्पो को देख कर आता हूँ। बेटा उसे जगाना नहीं, बहुत मुश्किल से तबीयत संभली है उसकी। वो बाहर जाते हुए बोली। वो पुप्पो के बेडरूम में आ गया, जो अपने बेड पर बेखबर सो रही थी। उनके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और फरिश्तों जैसी पाकीज़गी थी। वो उन्हें सोता देखकर मुतमिन होकर कमरे से बाहर आ गया। क्या वो बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो? बुआ उसके करीब आकर बोली। मैंने कहा ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दे, वो खाऊंगी। वो बुरी तरह रोती हुई बोली। जहर खाएं तुम्हारे दुश्मन? वो लपक कर उसके करीब आई। आप जाएं प्लीज़, मुझे तन्हा छोड़ दें। वो अब और ज़्यादा रोने लगी। इस तरह मत रो, मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। बुआ उसे लिपटाते हुए बोली। बुआ बताएं, मैं बदकिरदार हूँ, बेहुदा हूँ, मैं कपड़े जिस्म की नुमाइश के लिए पहनती हूँ। वो हिचकियों के दरमियान बोली। खुदा गलत करे किसने ये झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरी बच्ची पर? मेरी बच्ची तो बहुत मासूम और भोली है। वो उसे लिपटा कर बोली। बुआ वो कह रहा था और बुआ के ढेरों इसरार पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। कौन निगोड़ मारा था? वो गलती खुद की और सारा इल्ज़ाम मेरी मासूम बच्ची पर रख दिया। आने दो ज़रा बड़े साहब को, जब उन्हें ये बातें मालूम होंगी तो खड़े खड़े वहाँ से निकलवा देंगे। नहीं बुआ, डैडी को मत बताइएगा, इसमें हमारी भी तो गलती है। हाँ बेटी, मैं तुम्हें पहले भी मना करती थी ये मर्दाना कपड़े पहनने को। लिबास जिस्म छुपाने के लिए पहना जाता है। इन फरंगियों के कपड़े तो होते ही नंग धड़ंग हैं। ऐसे कपड़े पहनने से भी क्या फ़ायदा जो जिस्म को छुपाने की बजाय और नुमाया कर दे। वो दिल की बात ज़ुबान पर ले आईं। हाँ बुआ, मुझे अब अकल आ चुकी है। इस लिबास की वजह से आज जितनी शर्मिंदगी और ज़िल्लत उठानी पड़ी है, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरा दिल चाहता है ख़ुद को शूट कर लूँ या उसे मार दूँ। चलो बेटी, गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। वो उसका सर सहलाती हुई बोली। मैं खाना नहीं खाऊंगी, कॉफ़ी पीऊँगी। आप मेरे वार्डरोब में से तमाम कपड़े निकलवा कर आग लगा दें और टेलर को बुलवा कर नए कपड़ों को ऑर्डर दें। वो चेहरे पर से आंसू साफ करती हुई बोली। बुआ काफ़ी बनाने चली गई थी। वो दर्द से फटते सर को हाथों में पकड़कर बेड पर लेट गई। वो बचपन से ही नाजो नम में पलती आई थी, जिसे आज तक किसी ने फूलों की छड़ी से भी न छुआ था। एक अजनबी सरफिरे शख्स की बहुत तराशियों ने उसके नाजुक दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था, और उसकी ये हसास तबीयत का ही असर था जो वो रात तक बुखार में फंकने लगी थी। सबरेज़ पढ़ाई कैसी हो रही है बेटा? गुलरेज़ सेब की प्लेट उठाते हुए बोला। कुछ ख़ास नहीं बाबा, उसने कप सॉसर पर रखते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया। हर जगह टेंशन है, हर शख्स खौफज़दा सहमा हुआ है। अफरा तफरी, बदअमनी, खौफ व हरास इस कदर फैल चुका है कि कोई शख्स भी ख़ुद को महफूज नहीं समझता, और इसी गैर महफूज होने के एहसास से कोई भी अपना फ़र्ज़ दिल जमी और लगन से अदा नहीं कर रहा है।
अरे लाला छोड़ें इन बातों को, आपके कुड़ने से हालात बदल नहीं जाएंगे, शिमरेज़ ने बेनियाजी से कहा। शिमरेज़ ने शिमरेज़ की बात का जवाब ना देते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर उनके कमरे में चला गया। हेलो फूफू जानी, क्या हो रहा है? वो बेड पर छत पर नज़रें गाड़े लेटी थी। क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं तो एक बोझ बनकर रह गई हूँ। अफसरदा लहजे में बोली। फजूल ख्यालात को क्यों दिल में जगह देती हैं आप? हमारे लिए क्या हैं आप ये नहीं समझ सकती। वो उनके करीब बैठता हुआ बोला। मैं जानती हूँ जानी, अगर तुम लोगों की ये मोहब्बतें नहीं होती तो मैं कब की मर चुकी होती। वैसे मुझे मर जाना ही चाहिए। इस बेरहम दुनिया ने मुझे ज़िल्लत और रसवाई के सिवा दिया ही क्या है? वो गुलूगीर आवाज़ में बोली। कई मरतबा आपसे कह चुका हूँ कि उस बेगैरत भेड़िए का नाम मुझे बताएं जिसकी नापाक गर्दन पे आपकी इज्जत का खून है। खुदा की कसम मैं उसे पाताल की गहराइयों से भी ढूंढ निकालूंगा। ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे इंतकाम के आगे। उसके चेहरे पर संगलाख चट्टानों की सी सख्ती थी, लहजे में आतिशफशां दहक रहा था। कुदरत खुद उससे मेरा इंतकाम लेगी। सबरेज़ खुदा इंसाफ पसंद है। फूफा जानी आप मुझे उस शैतान का नाम बता दें, फिर देखिएगा कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा उसे। आपके सीने में जलती इंतकाम की आग ठंडी कर दूंगा। फूफा जानी उसे, इस आग में आप तन्हा नहीं, हम सब भी आपके साथ जल रहे हैं। जब तक उस खबीस इंसान को मौत की आगोश में ना पहुंचा दूँ सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ बेटा, छोड़ दो इन बातों को। उन्होंने उसे तसल्ली दी। वो उसके मिजाज से वाकिफ़ थी। जो कहता था वो कर दिखाता था। मरने मारने से डरने वाला नहीं था। इसलिए उसके 1000 मरतबा पूछने के बावजूद वो एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सकी। प्रोफेसर गौरी का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। उनका हर लफ्ज़ जहन पर जम जाता है। संदल रीमा से बोली। वो अभी प्रोफेसर गौरी की क्लास अटेंड करके आई थी। वाहिद क्लास है उनकी जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होता। उनका लेक्चर मुकम्मल होता है और दलाइल बहुत मजबूत। और दूसरी बात, वो अपने स्टूडेंट से दोस्तों की तरह पेश आते हैं। उनकी खुश मिजाजी और नरम गुफ्तारी का ही एजाज़ है कि वो सब स्टूडेंट्स के अजीज़ व पसंदीदा प्रोफेसर हैं। रीमा घास पर बैठते हुए बोली। ये सूट तुम पर खूब जच रहा है। सादिया संदल की तरफ सताइशी नज़रों से देखती हुई बोली, जो ब्लैक और प्रिंटेड कलियों वाले कुर्ते सूट में बार बार दुपट्टे को संभालती बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी सफ़ेद रंगत में गुलाबियाँ घुली हुई थी। भंवरे जैसी आँखें स्याह शफाफ और रोशन थी। उसके सुंदर मुखड़े पर बला की मासूमियत और जाज़बियत थी कि अगर एक मरतबा देखने वाला बार बार देखता था। उसे अपने हसीन होने का एहसास था, जब भी कुछ मगरूर भी थी। अशरफ बता रहा था सबरेज़ से तुम्हारी झड़प हुई थी 1 हफ्ते पहले। उस दिन हम लोग नहीं आए थे। क्या हुआ था? रीमा तजस्सुस से बोली। प्लीज़, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। उस बदमिजाज शख्स का तो नाम भी मेरे सामने मत लो। उसने तल्ख लहजे में कहा। चेहरे पर नागवारी का तासुर छाया हुआ था। वो खामोश सी हो गई। तुम्हारी पहली मुलाकात ही उससे ख़तरनाक अंदाज में हुई। दरअसल वो है ही ऐसा उखड़ बददिमाग और बदमिजाज लड़कियों से तो उसे अज़ली बैर है। बल्कि लड़कियों ने खुद उसका दिमाग आसमान से ऊंचा कर दिया है। उसकी स्मार्टनेस और वजाहत पर मरती हैं। उससे दोस्ती करने की खातिर उससे बात करने के लिए ख़ुद को इस कदर अर्ज़ां कर लिया है कि वो किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर देखना तो दरकिनार, वो उनकी परछाइयों से भी भागता है। चंद फजूल किस्म की लड़कियों ने अपनी सस्ती जहनीत के मुजाहरे उसके आगे किए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब लड़कियों की वो इंसल्ट करता फिरे। संदर चिढ़कर बोली। तुम यूनिवर्सिटी आए अभी चंद दिन हुए हैं, रफ्ता रफ्ता आदी हो जाओगी इस माहौल की। और डियर, उसकी दीवानी चंद लड़कियां नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी है। रीमा मुस्कुराई। भाभी, सबरेज़ अभी तक आया नहीं यूनिवर्सिटी से? ज़मीना गुलफिशां बेबी से मुखातिब हुई। नहीं, वो आज यूनिवर्सिटी नहीं गया है, अपने दोस्त के साथ कहीं गया है, अब आता ही होगा। आओ इधर बैठ जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम कमरे से तो बाहर निकली। वो उन्हें बेड पर बिठाती हुई बोली। भाभी, उसे जब तक मैं देख न लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। वो आहिस्ता से बोली। उसका भी यही हाल है, मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहता है। वो बहुत करीब है तुम्हारे। फुफ्फो और भतीजे में इतनी मोहब्बत कम ही पाई जाती है। सुबह जाते वक्त वो हस्ब मामूल तुम्हारे कमरे में गया था, मगर तुम सो रही थी। अरे आराम से बैठो ना। इतने सालों बाद भतीजे की मोहब्बत में अपने कमरे से बाहर निकली हो। अपना लाडला भतीजा इतना प्यारा है तुम्हें। मेरी दुनिया उसी तक महदूद है। मेरी कुल कायनात वही है। मेरी ज़िंदगी की उम्मीद भी वही है। मैं खुद नहीं जानती मुझे उससे इतना प्यार क्यों है। वो दीवार को घूरते हुए बोली। अरे ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? अचानक गुलरेज़ा कमरे में दाखिल होते हुए बोले। उनके लहजे में हैरानगी, चेहरे पर मुसर्रत थी।
वो अचानक उनकी आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गई। बचाओ बचाओ, ये शख्स मुझे लूट लेगा, मुझे बर्बाद कर देगा। उनकी आंखों में वहशत उभर आई थी। बुरी तरह चीखते हुए वो गुलफिशां के पीछे वहशतज़दा सी छुपने की कोशिश कर रही थी। ज़मीना, ये तुम्हारे लाला हैं, मत खौफज़दा हो, होश में आओ। वो परेशानी से उसे संभालते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी। गुलरेज़ रंजीदा से वहाँ से चले गए थे। भाभी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आप अब आई हैं, इतनी देर क्यों लगाई आपने आने में? वो उनसे लिपट कर रो रही थी। तुम पाक हो, कमल के फूल की तरह पाकीज़ा। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। इतने में ज़मीना बेहोश होकर गिर चुकी थी। शुरू में तो बहुत बोरियत थी, आपने तो वहाँ जाकर मेरी खबर ही ना ली। वो मुंह फुलाकर बोली, बेटा हम एक जगह थोड़ी गए थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने कैंप लगाए थे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को जदीद सहूलतें मुयस्सर हैं, वरना ज़्यादातर लोगों को तो पीने का पानी भी साफ़ नहीं मिलता। बहुत दूर से थोड़ा पानी हासिल करते हैं जिससे ज़रूरत बमुश्किल पूरी होती है। ऐसे देहातों में कुएँ खुदवाए हैं, ट्यूबवेल की सहूलत दी है। बदहाली, गुर्बत, बेरोज़गारी इस कदर शदीद है कि मासूम बच्चे जिनकी उम्र तालीम हासिल करने की है वो भी तलाश मौश में सरगर्दा हैं। पेट की आग से मजबूर होकर वो भीख मांगने से भी नहीं शर्माते। बहुत कस्म पुरसी और तंगदस्ती के दिन गुजार रहे हैं वो लोग। फिर आपने क्या किया है उन लोगों के लिए? वो इश्तियाक से बोली, मैं तो अल्लाह का एक बहुत ही हक़ीर बंदा हूँ। असल करने वाला है खुदा, मेरे से जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो मैंने कर दी। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है डैडी। अगर सब साहिब हैसियत लोग गरीबों की थोड़ी सी मदद भी करें तो कोई गरीब भूखा नहीं सोए। वो हमदर्दी से बोली, सब गरीबों का ख्याल करने लगे तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आज़ान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़े, हम मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आते हैं, फिर दोनों बाप बेटी साथ बैठकर खाना खाएंगे। वो उठते हुए बोले, मेरे पापा से मिलते हुए क्यों डरते हो आखिर? ज़ूफ़िशां ज़िद होकर बोली, दरअसल बात यह है ज़ूफ़िशां डियर, तुम्हारे डैडी बहुत मोटे हैं और मुझे डर लगता है गुस्से में वो कहीं मुझे मच्छर की तरह मारकर फेंक ना दें। उसने खौफज़दा होने की एक्टिंग की। वो मेरे डैडी हैं, कोई किंग कॉन्ग थोड़ी हैं। वो मुंह फुलाकर बोली, उनकी आगे तो किंग कॉन्ग भी मच्छर लगे। शिमरेज़ कहका लगाते हुए बोला, अच्छा तो जाओ, फिर क्यों आए हो यहाँ पर? वो गेट बंद करते हुए बोली, अरे तुम तो नाराज़ हो गई, चलो आज तुम्हारे डैडी का भी दीदार कर लेते हैं। यार दुआ करती रहना, चुंटी और हाथी का मिलाप अच्छा नहीं होता। वो रोनी आवाज़ में बोला, सुनो, डैडी से कोई फजूल बात नहीं करना, बस जो कहें उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना। जो कुछ भी कहें हाँ में जवाब देना तो कामयाब लौटोगे। वो शोखी से मुस्कुराई। ओके, हाँ में हाँ मिलाना तो बहुत आसान है। वो सर हिलाता हुआ उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ गया। डैडी ये मेरे क्लास फेलो हैं, शिमरेज़ खान, बहुत ज़हीन स्टूडेंट हैं। और उससे तारुफ़ करवाया। वालेकुम अस्सलाम। वो उससे हाथ मिलाते हुए बोले, डैडी शिमरेज़ को आपको देखने, वो मेरा मतलब है आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। आप इनसे बातें कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। ज़ूफ़िशां वहाँ से किचन की तरफ चली गई। हाँ तो बरखुरदार, तुम्हें मुझे देखने की बहुत ख्वाहिश थी। वो उसे कुछ देर घूरने के बाद बोले, जी हाँ। वो दांत निकालता हुआ बोला, अच्छा मैं कोई अजूबा हूँ? जी हाँ, ज़ूफ़िशां ने यही बोला था, इख्तिलाफ़ नहीं करना किसी बात पे। मैं मोटा हूँ, लोग कहते हैं मैं देव हूँ, काला नाग, इस धरती पर बोझ हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उसे घूरते हुए बोले, अंकल लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने आज तक बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे आप हैं, ऐसा मेरी नज़र से आज तक नहीं गुज़रा। माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, उसने तारीफ़ की। अच्छा मैं इतना मोटा हूँ कि मेरे जैसा कोई मोटा ही नहीं होगा। वो गुर्राए खड़ा हो वहाँ से मेरे नज़दीक आ। उसके हाँ के जवाब में उनका पारा हाई हो गया। जी फरमाइए। वो डरता डरता उनके नज़दीक पहुँच गया। अबे चिड़ी मार, क्या समझता है कि मैं मोटा हूँ तो क्या अकल का खोटा हूँ? इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मेरी हर बात का जवाब हाँ में देता है। अभी तुझे बताता हूँ अहमक गधा कौन है। उन्होंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। अंकल मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ज़ूफ़िशां ने यही कहा था। वो घिघिया कर बोला, अबे उल्लू, अब मैंने हाँ सुनना छोड़ दिया। अब मैं नाना सुनता हूँ, तेरी हाँ का मज़ा भी चखाता हूँ तुझे। वो मुक्का मारते हुए बोले, संदल शिमरेज़ की क्लास फेलो थी। ये संदल को बाद में क्लास अटेंड करने के बाद मालूम हुआ था। अशरफ, आमिर, रीमा, सादिया की बहुत कोशिशों के बावजूद वो दोस्ती करने पर तैयार नहीं थे। ज़िद और खिंचाव उनके दरमियान पहले दिन से पैदा हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था।
संदल पीछे सीट पर बैठी रीमा से बातें कर रही थी। उसका एक पाँव बाहर निकला हुआ था। वो बातें करने में इतनी मगन थी कि उसे महसूस ही ना हो सका कि उसका पाँव रास्ते में है। आमिर और सबरेज़ अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे थे। आमिर रास्ते में पहले उसके पाँव को फैलाकर आगे बढ़ गया। सबरेज़ को उसका यूं पाँव फैलाकर बैठना नागवार गुजरा। वो अपने भारी जोगर से उसका पाँव कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। संदल बातों में इतनी मगन थी कि एकदम ही तड़प उठी। क्या हुआ? बराबर में बैठी सादिया बोली। मेरा पाँव। वो पाँव को हाथ लगाते हुए बोली। गुलाबी पाँव पूरी तरह छिला हुआ था। तकलीफ़ की शिद्दत से उसके आंसू बह निकले। चलो ड्रेसिंग करवा कर आते हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी तुम्हें। सादिया उसका चेहरा देखते हुए बोली। नहीं, मैं रुमाल बांध दूँगी, वो भीगे लहजे में बोली। सबरेज़ को वो देख चुकी थी। यार, ये तुमने अच्छी हरकत नहीं की। आमिर ने उसके कान में सरगोशी की। आइंदा संभल कर बैठेगी। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। देखो बेचारी तकलीफ़ से रो रही है। आमिर उसकी तरफ देखकर बोला। ये लड़कियां माहिर होती हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने में। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। आपको शर्म नहीं आती? मेरा पाँव कुचलते हुए वो उसकी सीट के नज़दीक आकर गुस्से से चीखी। आपको शर्म नहीं आती रास्ता रोक कर बैठते हुए? ये क्लास है आपकी, जागीर नहीं जो आप अपनी मनमानी करें। वो भी गुस्से से बोला। आपकी भी हुकूमत नहीं चलती यहाँ जो आप इस तरह दहशत फैलाएं। वो तुर्की बतुर्की बोली। प्रोफेसर गौरी क्लास में आ चुके थे। स्टूडेंट्स अपनी सीटों पर बैठ गए थे। अभी उनके दरमियान हंगामा और बढ़ता। उनकी आमद ने खामोशी पैदा कर दी थी। क्या बात है बच्चों? वो उनके नज़दीक आकर नरमी से बोले। सर, इन्होंने मेरा पाँव ज़ख्मी किया है। बहुत गलत बात है। ये इतनी मामूली सी बातों पर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। आप चले, आप अपनी सीट पर बैठें। वो संदल से मुखातिब हुए। दरगुजर से काम लेना सीखिए। इतनी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। वो सबरेज़ से मुखातिब थे। ये मामूली सी छोटी छोटी गलतफहमियाँ बड़ी बड़ी नफ़रतों को जन्म देती हैं और वक्त है हमें एक बनकर रहने का। हमारे दुश्मन इन्हीं बातों से फ़ायदा उठाकर हमें आपस में लड़वा देते हैं। उनका मौजू दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया था। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। घंघोर घटाएं बरसने को तैयार थी। कभी कभी हल्की बूंदों से मौसम ठंडा हो रहा था और ऐसे हसीन और दिलकश मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उनके डिपार्टमेंट ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया और बहुत बहस तकरार के बाद सबकी मुतफ़िक़ा राय से कलरी झील और ठट्ठा का प्रोग्राम सेट हो गया। प्राइवेट बस रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। अब किसका इंतज़ार है? प्रोफेसर शिराज बोले। सबरेज़ आ जाए, फिर चलते हैं। प्रोफेसर गौरी रिस्ट वॉच देखते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सबरेज़ अपनी कार पार्किंग में खड़ी करके उनकी तरफ आया। बरखुरदार, इतनी लेट? सॉरी सर, तुम्हारी वजह से कितने लेट हो चुके हैं। सब चले आए। वो नाराज़ से कोच के अंदर आ गए। हमारे नौजवानों को टाइम की पाबंदी का कोई एहसास नहीं है, वो बड़बड़ाए। कोच के दोनों दरवाजे बंद करके पर्दे डाल दिए गए थे। लड़के लड़कियां और दीगर साज़ा अपनी अपनी सीटों पर विराजमान थे। सब सीटें पुर हो चुकी थी। सिर्फ एक सीट पर जगह थी, वहाँ संदल बैठी थी। बाकी आधी सीट खाली थी। यार, बैठने को जगह दो मुझे। वो आमिर राशिद वगैरह की तरफ आ गया। भाई, एक सीट पर सिर्फ 2 अफराद बैठ सकते हैं। तुम्हारे लिए जगह कहाँ से निकाले? उस सीट पर बैठ जाओ, जगह खाली है। वो शरारत से बोले। बकवास मत करो, खुद बैठ जाओ वहाँ। वो गुस्से से बोला। अब क्या प्रॉब्लम है, बैठते क्यों नहीं आप? सर गौरी बदस्तूर नाराज़ थे। नो प्रॉब्लम सर, पूछ लूँगा तुम लोगों से भी। वो बड़बड़ाता हुआ संदल के बराबर में बैठ गया। सफ़र तवील था। कोच तेज़ी से महवे सफ़र थी। स्टूडेंट खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आपस में खूब छेड़छाड़ हो रही थी। असातिज़ा स्टूडेंट्स घुल मिल गए थे। खुदा का शुक्र है ज़मीन व आसमां आज एक तो हुए। रीमा उन दोनों को साथ बैठा देखकर चहकी। बुरा वक्त तो सब पर आता है, वो संजीदगी से बोला। सबकी मैनी खेज़ नज़रें उन दोनों पर थी। सबरेज़ सपाट चेहरा लिए बैठा था। उनकी मुस्कुराहटों से यकसर बेनियाज। संदल का बुरा हाल था। हमारे गुस्से और खौफ के उसे रोना आ रहा था। वो खिड़की से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी, जबकि वो खूब फैल कर बैठा हुआ था। उसके दोस्त मुसलसल फ़िक्र उछाल रहे थे। संदल बहुत ज़ब्त से उनकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रही थी और वो किसी बात का असर नहीं ले रहा था। यार सबरेज़, तुम तो इस तरह संजीदगी से खामोश बैठे हो जैसे कोई दूल्हा निकाह के वक्त बैठता है। आमर की बात पर कहा पड़ा था। तुम तो हो ही गधे, इलावा ढींचू ढींचू करने के तुम्हें आता क्या है? सबरेज़ गधे की तरह आवाज़ निकाल कर बोला तो सब फिर हंस पड़े। वाह वाह रेली सबरेज़, ये ज़ुबान तुम पर बहुत सूट करी है। फिर बोल के दिखाओ। तुम्हारे साथ रह कर असर तो आना ही था। वो कब हार मानने वाला था। बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा। कोच कलरी झील की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। सामने झील का पानी मोती की मानिंद चमक रहा था। इर्द गिर्द सरसब्ज़ व शादाब बागात थे। लड़के लड़कियां खुशी से चीखते हुए उतर रहे थे। संदल भी खामोशी से नीचे उतर गई। संदल, क्या हुआ? देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितने दिन फरेब नज़ारे हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पछता रही हूँ मैं यहाँ आकर। वो बिगड़े मूड से बोली।
ये क्या बात हुई, तुमने खुद ही तो इंतखाब किया था उस जगह का। अच्छा, तुम्हारा मूड सबरेज़ की वजह से बिगड़ रहा है। संदल डेर, उसकी बातों का असर मत लिया करो, वो है ही ऐसा अखड़ोबद दिमाग, किसी का लिहाज नहीं करता। भूल जाओ उसे, आओ चलो। मासी ने दरियाँ बिछा ली हैं। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। खाने का वक्त हो चुका था। लड़कियों ने मासियों के साथ मिलकर खाना लगाया। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला। फिर सब इधर उधर बिखर गए। संदल, आओ चलो बोटिंग करते हैं। रीमा, सादिया, अफशा उसके करीब चली आई। बोटिंग नहीं, पहले बॉल खेलेंगे। वो अपने बैग से प्लास्टिक की गेंद निकालकर फुलाते हुए बोली। फिर वो सब पानी की तरफ बढ़ गई। रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे और भी बहुत से लोग वहाँ आए थे। एक दूसरे पर पानी उछालते, शरारतें करते। उन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता था कि वो एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह शोखियाँ और हरकतें कर रहे थे। बस भाई, मैं अब थक गई, सारे कपड़े भी भीग गए मेरे, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। संदल गेंद उनकी तरफ उछाल कर बोली और कपड़े सुखाने की गर्ज से टहलने लगी। आसमान पर अवध छाया हुआ था। खुशगवार हवा के झोंके फरहत बख्श रहे थे। वो टहलती हुई आगे बढ़ने लगी। उसने अपने बैग से पॉपकॉर्न की थैली निकाली और आगे बड़े बड़े पत्थरों पर पानी में पाँव लटका कर बैठ गई। दूसरे बड़े पत्थर से टेक लगा ली। सर, बहुत टाइम हो चुका है, अभी हमें मकली भी जाना है, सबको बुलाएं। सबरेज़ अपनी भारी आवाज़ में उनसे मुखातिब हुआ। थोड़ी देर में सब कोच में बैठ चुके थे। अरे भाई, संदल कहाँ है? सरगोरी उसे सीट पर मौजूद ना पाकर हैरानगी से बोले। कहाँ गई संदल, कहाँ रह गई? सबको अचानक उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। सबरेज़, आमिर, राशिद, आप लोग देखिए कहाँ रह गई है संदल। असातिज़ा घबरा गए थे कि वो उनकी जिम्मेदारी थी। प्रोफेसर गौरी और मैडम सायरा बुरी तरह परेशान हो गए। वो तीनों से मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे थे। वो दोनों भी परेशान से थे, जबकि सबरेज़ बहुत चिल्ला रहा था। उसका बस चलता तो उस बेवकूफ़ लड़की का सर तोड़ देता जो इतना खवार कर रही थी। आमिर, क्या जल रहा है? बहुत बू आ रही है कुछ जलने की। राशिद सबरेज़ की तरफ इशारा करके शरारत से बोला। महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। डियर ब्रदर, ये आदत छोड़ दो हर वक्त कुड़ने की, वरना काले हो जाओगे। तो ये जो सारे ज़माने की लड़कियाँ जान देती हैं ना तुम पे, ख्वाब में भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगी। आमिर उसके सुर्ख और सफ़ेद वजीहा चेहरे को देखते हुए बोला, जो ब्राउन पैंट चेकदार शर्ट में बहुत स्मार्ट और वजीहा लग रहा था। मेरा मीटर घूम गया ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ कर रख दूंगा। उसकी सब आंखों में बिजलियाँ सी कून गई। वो बैठी हैं सामने पत्थर पर। आमिर की नज़र सामने बड़े पत्थरों पर पड़ी तो वो पुकार उठा, बहुत खूब, यहाँ आराम किया जा रहा है। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि संदल, जो न जाने किस वक्त सो गई थी, उसकी भारी गुस्सीली आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ गई। अपनी इज़्ज़त व वक़ार का आपको ज़रा भी ख्याल नहीं। इस वीरान जगह तन्हा आराम से सो रही हैं, किसी को बताकर भी नहीं आई। सब खादिम हैं आपके ढूंढते फिर रहे हैं आपको पागलों की तरह। उसका लहजा इतना कड़वा और तेवर इतने ख़तरनाक थे कि वो बावजूद कोशिश के कुछ ना बोल सकी। घमंड किस बात का है तुम्हें? क्या समझती हो तुम खुद को? सबरेज़ यार, प्लीज़ छोड़ो। मिस संदल बेकसूर हैं, चले आएँ। मिस संदल, हम आपको 2 घंटों से ढूंढ रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी की वजह से। अगर आप बताकर आ जाती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। राशिद उसे नरम लहजे में समझाता हुआ बोला, जबकि वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। वो खामोशी से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आंसू तेज़ी से उमड़ते चले आ रहे थे। सर ने उसके रोए रोए चेहरे और सबरेज़ के तने हुए चेहरे को देखते हुए उसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। उनके बैठते ही कोच रवाना हो चुकी थी और उन्हें मकली पहुंचते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। जब वो कोच से उतरे तो रात बहुत हो चुकी थी। बादल छट गए थे। नीले आकाश पर तारों के झुरमट में चांद पूरी आबोताब से चांदनी बिखेर रहा था। अब यहाँ रुकना फजूल है, तारीकी में बच्चे कहाँ घूम फिर सकेंगे। मैडम सायरा दीगर असातिज़ा से मुखातिब हुई, वापस चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। मैडम, इस वक्त सफ़र करना मुनासिब नहीं है। आजकल जो माहौल में करप्शन है उससे सभी वाकिफ़ हैं। यहाँ से नहर तक का रास्ता तमाम वीरान पड़ा रहता है। बेहतर यही है हम कोई ख़तरा मोल लिए बग़ैर आज रात यहीं क़याम कर लें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। सबरेज़ बहुत देर से ड्राइवर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था। उनके करीब आकर उन्हें मशवरा दिया। सबरेज़ की राय मुनासिब है, इनके अंदेशे दुरुस्त है। प्रोफेसर शोएब ने उसे सराहा। लेकिन हम रात ठहरेंगे कहाँ? मैडम सायरा के साथ असातिज़ा परेशान हो गई थी। हम यहाँ रेस्ट हाउस के मालिक से बात करके आते हैं। सबरेज़ और सरगौरी वहाँ चले गए। वो सब अभी खाना खाकर फारिग हुए थे। चाय का दौर चल रहा था। रेस्ट हाउस के बड़े से कमरे में 2 दरियाँ बिछाकर बैठे चाय पीते हुए छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे। रीमा, सादिया, कोमल, होशियारी से सोना, जो कमरा तुमको मिला है उसका पिछला दरवाज़ा एन कब्रिस्तान के अंदर खुलता है, बल्कि 4 कब्रें तो दीवार के साथ ही बनी हुई हैं। हो सकता है मुर्दे अपने नए पड़ोसियों को वेलकम कहने के लिए राब्ता कायम करें। राशिद उन्हें छेड़ते हुए बोला। सर देखिए, ये हमें डरा रहा है, कोमल सहमी हुई आवाज़ में बोली।
रेस्ट हाउस मकली के कब्रिस्तान के अंदर ही बना हुआ था और यहाँ रात बसर करने के ख्याल से ही लड़कियाँ खौफज़दा थीं। बेटा, डरती क्यों हैं आप लोग? इंसान ख़तरनाक होते हैं, मुर्दे तो बेजान होते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, चलो बच्चों, बहुत टाइम हो चुका है, अब सोने की तैयारी करो। वो जल्दी जल्दी चाय पीकर खड़े हो गए। एक कमरे में लड़कियाँ दीगर असातिज़ा थीं और एक कमरे में लड़के और प्रोफेसर्स थे। रीमा और सादिया और दूसरी लड़कियाँ तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। संदल वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। उसके वालिद इस्फ़हान साहब उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, मगर नमाज रोज़े की मामूली सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो एक नमाज भी कज़ा नहीं करती थी। आज तो साफ जगाना मिलने की वजह से उसकी 3 नमाज़ें कज़ा हो गई थी, जिसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था। वो कपड़े बदलकर नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। वो नमाज से फारिग होकर अपने बिस्तर पर आ गई। बहुत देर के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उकताकर उठ गई। उसने खिड़की खोली, ताज़ा हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया तो वो फ्रेश हो गई। उसने दिलचस्पी से बाहर निगाह दौड़ाई। सितारों की रोशनी और चाँद की चांदनी हर सिमत फैली हुई थी। माहौल दिलकश, हसीनो ख्वाबनाक लगा उसे। वो आहिस्ती से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। हर सू फैले हुए खंडरात चांदनी में अजीब पुरस्कार लग रहे थे। थोड़े थोड़े फासलों पर बनी छोटी छोटी कब्रें वीरान पड़ी थीं। इलेक्ट्रिक खंभों पर लगे मरकरी बल्बों की रोशनी नाकाफ़ी थी। वो बगैर किसी खौफ व दहशत के उस खामोश बस्ती का चांदनी रात का नज़ारा कर रही थी। जहन पर छाया जमूद व गुबार साफ़ हो गया था। वह नहायत इत्मीनान से बशाश सी टहलती हुई अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सबरेज़ खिड़की बंद करके लेटना ही चाहता था कि सामने उसकी नज़र पड़ी। चांदनी में उसका सरापा नुमायाँ हो रहा था। सफ़ेद लिबास में टहलता हुआ वजूद उसे चौंका गया। भूत चुड़ैल पर वो एतक़ाद नहीं रखता था, फिर वो कौन है? लड़की कोई भी इतनी बहादुर नहीं हो सकती जो ऐसी जगह पर रात को चहलकदमी करे। चलो, कौन है, आगे चल के देखना चाहिए। वो खुद से मुखातिब हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सब बेखबर सो रहे थे। कबल इसके संदल के मुँह से चीख निकलती एक मजबूत हाथ ने उसके खुले मुँह को बंद कर दिया। अपनी फटी फटी आंखों से उसने देखा तो जान में जान आई। सबरेज़ आपको अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान काबू पाकर बोली। वो उसकी तरफ हैरत और बेयकीनी से देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। सबरेज़ सब्ज़ परेशान आंखें उस पर जमी हुई थीं। अभी आप मेरा हार्ट फेल करवाते, क्या ज़रूरत थी इस तरह डराने की? वो खुश्क लहजे में बोली। मुझे यकीन कर लेने दो, ये वाकई आप हैं। क्या मतलब, मैं कोई चुड़ैल नज़र आ रही? वाकई ये आप हैं चुड़ैल। आप जैसी बदसूरत तो बदमिजाज नहीं होती। वो सुकून से बोला। कभी अपनी शक्ल भी आईने में देख लिया करें। वो मुंह बनाकर बोली। फजूल बहस ख़त्म करो, ये बताओ यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? उसके चेहरे पर कुरख्तगी छा गई। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ मैं यहाँ। वो उसी लहजे में बोली। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है, शराफत से यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा गला दबाकर यहीं किसी कब्र में दफन कर दूँगा। मुझे लड़कियों की बेजाज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कतई पसंद नहीं है। वो उसे इत्मीनान से टहलते देखकर जहरीले लहजे में बोला। मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी। किसी के फजूल रोबो धौंस में आने वाली नहीं हूँ मैं। ऐसे नहीं मानोगी, ढीठों की आला इक़साम से जो ताल्लुक़ रखती हो। वो उसकी हट धर्मी और ज़िद देखकर झंझला गया। वो ऐसे बैठी थी जैसे उसकी मौजूदगी से लाइलम हो और वो तब उठा था। खड़ी हो, वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा करता हुआ बोला। छोड़े मुझे। उसकी उंगलियां आईनी सलाखों की तरह उसे बाजुओं में गड़ी हुई महसूस हुई। यही चाहती थी तुम तो, यही सही। वो उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटता हुआ उसके कमरे तक ले गया। खुले हुए दरवाजे से उसको गेंद की मानित अंदर उछालकर बाहर से कुंडी लगा दी और अपने कमरे तक आ गया। अंदर आकर उसने सुकून का सांस लिया, वरना वो घबरा रहा था कि अगर उसे उसी वक्त संदल के साथ कोई देख लेता तो क्या क्या स्कैंडल बनते जो उसे पसंद नहीं थे। सुबह नाश्ता करने के बाद वो रवाना हो चुके थे। कोच तेज़ी से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। डैडी, मैं आपकी शक्ल देखने के लिए तरस जाती हूँ। मैं गरीब हूँ, आपकी मोहब्बत की भूखी, कभी मुझ पर भी तरस खाया करे ना। संदल इस्फ़हान साहब से रूठे लहजे में बोली। मेरी बेटी तो मुझसे क्यों खफा रहती है? उनके पुरवकार चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं होता। कभी सैलाब ज़दगान की तरफ जा रहे हैं तो कभी कच्ची आबादियों के मकीनों की तरफ दौड़ रहे हैं। और कहीं बेटी, वो दरमियान में बोले, इस तरह नहीं कहते, अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं। अल्लाह मियाँ आपसे नाराज़ होंगे कि आपके पास इकलौती बेटी के लिए भी वक्त नहीं। आप मुझे इस तरह मत बहलाया करें, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके इस तरह कहने से वो बेसाख्ता हंस दिए। इस्फ़हान साहब मुल्क की मायनाज हस्ती थे। उन्होंने अपनी दौलत गरीब और मस्कीनों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ़ कर दी थी। गरीबों, मोहताजों, बेसहारों
के लिए वो एक मुशफ़िक़ और पुरखुलूस सरपरस्त की हैसियत रखते थे। बेशुमार फलाही इदारे उनकी सरपरस्ती में बेवाओं यतीमों के लिए काम कर रहे थे। माजूर बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने अस्पताल और घर बनवा रखे थे जहां वो आराम सुकून से रह रहे थे। इसके अलावा भी ज़रूरतमंदों की ज़ाहिरी और पोशीदा इमदाद करते रहते थे। उनकी इंसानी हमदर्दी और दरिया दिली के मुल्क से बाहर भी चर्चे थे। लोग उन्हें बहुत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। उनकी बेलौस खिदमत की वजह से कई सदारती अवार्ड भी उन्हें मिल चुके थे। अच्छा भाई, चलो आज हम अपनी बेटी की सारी नाराज़गी दूर कर देते हैं। ये हुई ना बात, वो झूम उठी। पहले होटल में खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आज तो मैं कितना इंजॉय करूँगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फूफो जानी, देखिए मौसम कितना अच्छा है, चले मैं आपको आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, सबरेज़ ने कहा। इस उम्र में आइसक्रीम खाती क्या अच्छी लगूंगी? वो उसके सर में हाथ फेरते हुए बोली। फूफो, आइसक्रीम हर उम्र के लोगों के लिए होती है। सबरेज़ के इशारे पर फूफो तैयार होने चली गई। सबरेज़, तुम मेरे पास बैठो, शिमरेज़ कार ड्राइव करेगा। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हें खुद से जुदा करने को। वो उसे अपने नज़दीक जगह देते हुए बोली। जी लाडले तो आपके एक यही हैं, हम तो ऐसे ही फालतू। शिमरेज़ बड़बड़ाया तो सब मुस्कुरा दिए। दरअसल ज़रमीना, इतने बरसों बाद तुम घर से बाहर निकली हो, इस वजह से घबरा रही हो। बीबी गुल उनकी तरफ देखते हुए बोली। फूफो जानी, आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगी? सबरेज़ मेन्यू देखता हुआ बोला। जो मेरा बेटा खाएगा मैं भी वही खाऊंगी। प्यार भरी नज़रों से उसे देखती हुई वो बोली। या अल्लाह, तूने क्यों मुझे दुनिया में जलाने के लिए भेज दिया? शिमरेज़ आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला। वो सब अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थे, साथ साथ बातें भी हो रही थी। वो हमारा वेरी ब्यूटी मिल गई। फूफो जानी, लाला के लिए लड़की देख ली है मैंने, एकदम ही शिमरेज़ चीखा। कहाँ है, किधर है, क्यों बकवास करते हो? गुल बीबी ने उसे झड़का। वो देखी कितनी खूबसूरत है, वो ब्लैक सूट में। उसने सामने इशारा किया। उनके साथ ही सबरेज़ की नज़रें भी बेसाख्ता उधर उठ गईं। ओह, उसने ठंडी सांस ली। मुल्क की नामवर शख्सियत के साथ वो बिलाशुबा संदल ही थी जो उनके साथ हंसती हुई कार में बैठ रही थी। इस्फहान, अचानक चुप हो जाने के मुँह से सहमी आवाज़ निकली। सबरेज़ ने उनकी तरफ देखा। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो खौफज़दा सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी जहाँ कुछ देर कबल संदर इस्फहान साहब के साथ कार में बैठ रही थी। कार वहाँ से जा चुकी थी मगर वो अभी तक वहीं देख रही थी। आइसक्रीम का कप उनके हाथ से गिर चुका था। वो बुरी तरह कांप रही थी। उनकी फैली हुई खौफज़दा आंखों में दुनिया जहाँ की वहशत और अजनबियत उभर आई थी। फूफो जानी, क्या हुआ? वो उनके करीब आकर बोला। नहीं, मेरे करीब मत आओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ, मत आओ मेरे करीब, बचाओ बचाओ। वो होश व आवाज़ से बेगाना चीख रही थी। सबरेज़, शिमरेज़, ज़रीन, बीबी गुल सब उन्हें संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे मगर वो अपनी पहचान खो चुकी थी। वो दहशतज़दा सी चीखती हुई मेन रोड की तरफ भाग गईं। कबल इसके शिमरेज़ या सबरेज़ उन तक पहुंचते अचानक वो हो गया जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। सामने से आते तेज़ रफ्तार ट्रक से वो टकराईं। उन चारों की चीख से बुलंद ज़रमीना की चीख थी। वक्त थम गया, हर तरफ खामोशी छा गई। हर दुख दर्द से आज़ाद आखिर उनका बेजान जिस्म सड़क पर पड़ा था, अपने ही खून में नहाया हुआ। बेटा, जाने वालों को भुलाना पड़ता है, इतना सोग नहीं मनाते, तकलीफ़ होती है उनकी रूह को। बीबी गुल कमरे की लाइट ऑन करते सबरेज़ से बोली। उसकी हालत देखकर उनका दिल कट कर रह गया। मैले कपड़ों में बड़ी हुई शेव, उलझे बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। चलो बेटा, मुँह हाथ धोकर खाना खा लो, कब तक इस तरह रहोगे? सब्र करना अच्छी बात है, मैं जानती हूँ ज़रमीना तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यारी और अजीज़ थी, अब तुम ऐसे रहोगे तो उसकी रूह को कितनी बेचैन होगी। वो उसे समझाते हुए बोली। माँ, उनको इस दुनिया में सिवाय ज़हनी अजियतों महरूमियों के मिला ही क्या है? और जब मौत भी मिली तो इतनी अजियतनाक जिन लोगों के लिए दुनिया में जगह नहीं होती, खुदा उन्हें क्यों भेज देता है? बेटा, अल्लाह अपने इन बंदों का इम्तिहान भी तो लेता है जो उससे प्यारे होते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि फूफो जानी को तबाह करने वाला कौन था, कौन जल्लाद था वो जिसने मेरी फूल जैसी फूफो को कांटों में ला फेंका था। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ख़ुद को शूट कर लूँगा। उसके मजबूत लहजे की सच्चाई उन्हें दहला गई। वो ऐसा कर भी गुजरता, उससे कोई बाइद ना था। आज उन्हें उस तकलीफ़ दे राज से पर्दा उठाना ही पड़ा जिसकी हिफाजत वो पिछले 25 साल से करती आ रही थी। वो माजी में खो गई। भाभी स्वीट, आप मेरी माँ भी हैं, बहन भी हैं और दोस्त भी, सब कुछ आप हैं मेरी। क्या बात है, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद किस लिए बांधी जा रही है? वो मुस्कुरा कर बोली। भाभी, वो मेरा क्लास फेलो है ना, इस्फहान से देती।
वो आपसे, लाला से और बाबा से मिलना चाहता है। ज़रमीना सुर्ख चेहरे के साथ अटक अटक कर बोली, अच्छा क्यों मिलना चाहता है? ले आना किसी दिन। वो इसे छुड़ाने के लिए अनजान बनकर बोली, वो परसों की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहा है। वो तन्हा है, पिछले दिनों उसके वालिदैन एक्सीडेंट में हलाक हो गए। बहुत जायदाद है उनकी, उनका कोई बुज़ुर्ग नहीं है। समझ गई मैं, मुझसे भी शर्माती हो, कल कह देना उसे बाबा जान से मिल ले। लेकिन भाभी, मुझे बाबा जान से खौफ आ रहा है। वो उनका हाथ पकड़ कर बोली, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तसल्ली दी। दूसरे दिन ड्राइंग रूम में इस्फहान सदीक़ी और बाबा की गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थी। भाभी ने चाय और दीगर लवाजमात के साथ ट्राली अंदर भिजवा दी। आप दोनों खिड़की से लगी उनकी बातें सुन रही थी। ज़रमीना, तुम्हारी पसंद तो शानदार है। भाभी ने पर्दा सरकाकर लंबे चौड़े बेहद खूबरू से इस्फहान सदीक़ी को देखते हुए उससे सरगोशी की। ज़रमीना ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। नौजवान, तुमने हमारी बेटी का हाथ मांगने से पहले ही अपनी ज़ात और औकात तो देख ली होती। तुमने जुर्रत की तो कैसे मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने की। उनकी गज़बनाक धार से वो सहम गई। मोहतरम, मैंने कोई गुस्ताख बात नहीं की। वो बहुत अदब से नम लहजे में बोला, तुमने हमारी इज़्ज़त को गंदी नज़रों से देखा, हमारी गैरत को ललकारा है। गैरों में बेटी देकर नाक कटवाऊँ अपनी? गर्दन झुका लूँ, शिमला नीचे कर लूँ अपना? हम पठान हैं, ऊंची ज़ात है हमारी। उनकी गरजदार और पुरजलाल आवाज़ दरो दीवार से टकरा रही थी। ज़रमीना बीबी गुल के सीने से लगी रोने लगी। देखिए मोहतरम, हम मुसलमान हैं। मुसलमान चाहे किसी भी बरादरी का हो या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, उसका मुसलमान होना तमाम ज़ातों, तमाम बरादरियों, तमाम तबकों को तोड़कर एक मजबूत दीवार बना देता है। सिर्फ मुसलमान ही हमारा नाम, हमारी पहचान और हमारी ज़ात है। सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे मर्तबे वाली तो सिर्फ वो अल्लाह वाहिद ला शरीक की ज़ात है। हम इसके हक़ीर फ़कीर बंदे कैसे अपनी ज़ात बना सकते हैं? ये सब ज़ातें, बरादरियाँ तो गैर मुस्लिमों की पहचान है। हमारे मज़हब में सबको एक निगाह से देखा गया है। ये गुमराह किन रस्म और रवायात महज हमारे दिलों में नफ़रतें, दुश्मनियाँ पैदा करते हैं। तो छोड़ दीजिए इन ज़ात बरादरी के गरूर को, तोड़ दीजिए इन असेबतों के गरूर को। हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कलमा एक, हमारा कुरान एक तो हम फिर क्यों अपने लसानियत की ऊंची दीवारें चुन रहे हैं? अपने दिलों से नफ़रतें मिटाकर एक होकर तो देखिए, निकाल दीजिए दिल से ये वहम कि आप मुझसे बर्तन हैं। नौजवान, इससे पहले कि हम तुम्हें गोली से मार दें, चले जाओ इस घर से। अगर तुम हमारे मेहमान हो तो तुम्हारी लाश जाती यहाँ से। हम गैरतमंद लोग हैं। गैरत सिर्फ आपकी ही ग़ुलाम नहीं, गैरत सब में होती है। मेरी बात आप याद रख लें, जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाया करते हैं। ये फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा कि किस में ज़्यादा गैरत है। वो एक एक लफ्ज़ बहुत एतमाद से कहकर वहाँ से चला गया। भाभी, इस्फहान के बगैर मैं नहीं रह सकती। प्लीज़ बाबा जान को मनाएं, वरना मैं मर जाऊंगी। वो बहुत अच्छा है। उसके जाने के बाद वो बीबी गुल से लिपटकर शिद्दतों से रो दी। मामूली से भी भिनक पड़ गई कि तुम इस्फहान की ख्वाहिश में शामिल हो तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ज़िंदा दफन कर देंगे। अपनी आन बान और इज़्ज़त उन्हें औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ है। आइंदा तुम्हारे लबों पर उसका नाम भी नहीं आना चाहिए। वो उसे समझा कर चली गई, मगर वो उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इस्फहान का असूल उसके लिए नागुज़ीर हो चुका था। वो उसे उन सगे रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हो गया था। वो सबको खोकर सिर्फ इस्फहान को पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए वो बागी हो गई। अपना ज़रूरी सामान बैग में लेकर वो रात की तारीकी में खामोशी से घर से निकल गई। मूसलाधार बारिश, कड़कती बिजली, गरजते बादलों ने उसे घर से निकलने में बड़ी मदद दी। भाभी और बाबा अपने कमरों में थे। असफ़ी वो अपने ख्यालों में गुम आंखें बंद किए बैठा था। जलती सिगरेट हाथ में दबी हुई थी। उसके 2-3 बार पुकारने पर उसने चौंक कर आंखें खोली। वो दरवाजे में खड़ी थी, डार्क पर्पल कलर में मलबूस ब्लैक कलर की चादर में ख़ुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बारिश में भीगने की वजह से कपड़े बदन से चिपक गए थे। ज़रमीना, ये तुम हो या मेरा ख्याल कि मैं अब जागते में भी तुम्हारे ही सपने देखते लगा हूँ? वो होले से बड़बड़ाया। हाँ, ये मैं हूँ, ख्वाब नहीं हकीकत है तुम्हारी। ज़र, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सबको छोड़ आई हूँ मैं तुम्हारी खातिर। अब कभी मुझे खुद से जुदा नहीं करना, वरना मैं पागल हो जाऊँगी। वो उसके कदमों में बैठकर रोने लगी। ये क्या कह रही तुम? मैं इस तरह तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें घर वापस छोड़ आऊँ। वो सख्त लहजे में बोला, नहीं, अब कभी नहीं जाऊँगी मैं वहाँ। उस घर को मैं हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। मैं नहीं जाऊँगी। उसने हाथों में चेहरा छुपा लिया। अरे बेवकूफ़, कुदरत ने खुद तुझे मौका फ़राहम किया है गुलज़मान खान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। बहुत गरूर है उसे अपनी ज़ात पर, बहुत अफजल समझता है। वो अपनी बरादरी को मिला दे, उसकी इज़्ज़त खाक में।
तोड़ दे, उसके गरूर को ले ले अपना इंतकाम। इंतकाम अपने ठुकराए जाने का। अचानक ही उसके अंदर शैतान बुरी तरह चीखने लगा। अंदर बाहर हर सिमत से उसे यही सदाएं आने लगी। उस लम्हे वो भूल गया कि वो लड़की जो उसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ आई है, उसे खुद अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। मगर उस वक्त शैतान उसे अपने काबू में कर चुका था। उसे सामने अपनी मोहब्बत नहीं बल्कि खुद पसंद मगरूर बाप की बेटी खड़ी नज़र आ रही थी। चलो अंदर आ जाओ। वो उसके साथ अंदर आ गई। उसके बदले लबो लहजे पर उसने गौर नहीं किया। बहुत गरूर है तुम्हारे बाप को अपनी बरादरी पर, बहुत फ़ख्र है उसे अपनी ज़ात पर। अब उसका गरूर ख़त्म समझो। क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? वो घबरा कर खड़ी हो गई। तुम्हारे बाप ने मुझे क्या समझा था? मेरी ज़ात घटिया कमीने ख़ानदान से हूँ मैं। आज एक शरीफ इंसान को तुम्हारे बाप ने ख़त्म कर दिया। अब मैं उसे घटिया और कमीना बनकर दिखाऊंगा। वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैं कहती हूँ वही रुक जाओ, आगे मत आओ। वो उसके नए रूप से दहल उठी थी। नज़दीक मत आओ मेरे। वो उसे मुसलसल अपनी तरफ बढ़ते देखकर चीखे थी। तो मुझे बर्बाद करना चाहते हो, मगर याद रखो मुझे बर्बाद करके सारी ज़िंदगी बेसकून रहोगे। बचाओ बचाओ बचाओ। बादलों की गरज, बिजली की चमक ने उसकी चीखों सिसकियों को अपने अंदर छुपा लिया। ना ज़मीन फटी, ना आसमान गिरा। दो मर्दों के दरमियान होने वाली अनाज़िद गरूर ज़ात बरादरी की बरतरी और कमतरी की खुद साख्ता जंग में एक मासूम बेकसूर लड़की की इज़्ज़त वकार तबाह हो गया। फिर वो रात ही को बेहोश ज़रमीना को गेट पर छोड़कर चला गया था। एयरपोर्ट से बाबा जान को टेलीफोन करके अपने इंतकाम लेने की भयानक खबर सुना दी। वो जो हर बात से बेखबर थी, ऐसी मनहूस खबर सुनकर एक पल भी ज़िंदा न रह सके। फ़ौरन दिमाग की रग फट जाने से लम्हे भर में हर ज़िल्लत और रुसवाई से रिहाई पा गए। कितने सालों तक ज़रमीना सख्त की कैफियत में रही। फिर रफ्ता रफ्ता उस पर जुनूनी दौरे पड़ने लगे। वो होशो हवास से कतई बेगाना हो चुकी थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसके कमरे तक महदूद थी। वो मर्दों के साए से भी खौफज़दा थी। अगर कभी इत्तफाक से कोई नौकर या गुलरेज उसके कमरे में चले जाते तो उस पर शदीद दौरा पड़ जाता। बहुत इलाज करवाने के बाद वो कुछ बेहतर हुई थी। अब तुम्हारी मोहब्बत में वो कुछ ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी कि वो जानलेवा हादसा हो गया। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। बाबा ने उस कमीने को ढूंढा नहीं। उस तमाम अरसे में वो पहली बार बोला अजीब से लहजे में। वो तो जब ही अमेरिका भाग गया था। तुम्हारे बाबा ने खामोशी से उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ कर गया था। हम शोर करते तो रुसवाई बदनामी हमारी ही थी, इसलिए खामोशी से वो शहर छोड़कर हम यहाँ आ गए। क्या नाम था उसका, कौन था वो? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये दुनिया इतनी वुसअत नहीं रखती। उसके लहजे में गुर्राहट थी, आंखों में दहकते शोले। उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं इसी शहर में है। मगर हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत है। तुम्हें एतबार नहीं आएगा उसका नाम सुनकर। इस्फ़हान सदीकी, मशहूर समाजी रहनुमा। वो आहिस्तगी से बोली, क्या इस्फ़हान सदीकी जो तहज्जुद गुजार है? आम दिनों में भी रोज़ा रखने वाला शख्स, गरीबों का अन्नदाता, मस्कीनों यतीमों का सहारा। उसके कान साएं साएं करने लगे। वो बेयकीनी की नज़रों से उनकी तरफ देख रहा था। उन्हें गलत फहमी हो। मैंने कहा था ना तुम्हें यकीन नहीं आएगा। उस शैतान ने अपनी असलियत छुपाने के लिए फरिश्ते का भेस बदला हुआ है। सितम तो यही है, हम जाने के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कमरे से चली गई। मैं फूफो जाने की एक एक अजियत का हिसाब लूँगा। उस दरिंदे से उसने हथेली पर मुक्का मारा। यार ऐसा क्या काम है इस्फ़हान सदीकी से जो तुम उसका एड्रेस जानने के लिए बेचैन हो? कुछ कर्ज है उसका हम पर, वो उसे लौटाना है। वो सपाट चेहरे के साथ सर्द लहजे में बोला, क्यों उल्लू बना रहे हो तुम? और कर्ज? आमिर हंसा। तुम कर्ज दे सकते हो? क्या चक्कर है, कुछ बताओ। बहस मत करो। अगर तुम्हें उसका एड्रेस मालूम है तो बताओ, वरना फजूल बकवास मत करो। बताता हूँ। नाराज़ क्यों हो रहे हो? अपनी क्लास फेलो संदल उन्हीं की तो इकलौती बेटी है। क्या उसे महसूस हो जैसे किसी ने बहुत ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया हो? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आमिर उसे देखकर परेशानी से बोला, कुछ नहीं, अब मैं घर जाऊँगा। वो उसे हैरान और परेशान छोड़कर कार की तरफ बढ़ गया। मौसम का एतबार नहीं होता, अचानक ही बेवफा महबूब की तरह बदल जाता है। अभी तेज़ धूप निकली हुई थी, गर्मी की शिद्दत थी और अब अचानक ही गहरा अब्र छा गया। शाम के 7 बजे थे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत रात बीत चुकी हो। इस कमबख्त पेट्रोल को भी अभी ही ख़त्म होना था। वो गुस्से से बड़बड़ाई। आज यूनिवर्सिटी बोल कर कि वो सादिया से मिलने उसके घर चली आई थी। एक हफ्ते से उसकी तबीयत ख़राब थी। सादिया से बातें करने में उसे एहसास ही न रहा कि टाइम बहुत हो चुका था। वो सादिया से ज़बरदस्ती इजाज़त लेकर बाहर आई। वो रात के खाने पर रुकने का इसरार कर रही थी। संदल अभी आधे रास्ते में पहुंची थी कि कार का पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से
रुक गई। अब वो कितनी देर से खड़ी रिक्शा टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, गरज चमक अपने अरूज पर थी और उसका दिल पसलियों की कैद से आज़ाद होने के लिए मचल रहा था। बिजली ज़ोर से कड़की। उसने खौफज़दा होकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। उसी लम्हे येलो मर्सिडीज़ उसके नज़दीक आई। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इतनी तेज़ बारिश में आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। सबरेज़ खिड़की से सर निकालकर उससे बोला, जी शुक्रिया, अभी कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। वो उसके साथ तन्हा बैठते हुए घबरा रही थी। मिस संदल इस्फहान से थी कि ये तकल्लुफ़ात बरतने का वक्त नहीं, मैं आपको खा नहीं जाऊँगा। उसने गुस्से से कहते हुए फ्रंट डोर खोल दिया। मौसम और हालात का तकाजा यही था कि उसकी बात मान ली जाए। वो हिचकिचाते हुए बैठ गई। बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। वो उसने कार स्टार्ट करते हुए एक नज़र उस पर डाली। डार्क ब्लू सिल्की कढ़ाई वाला सूट उसकी गुलाबी चमकती हुई रंगत पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत थी। मेरी कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। वो झुकी निगाहों से बोली, घर से चेक करके निकला करें। ये बज़ाहिर मामूली सी बेध्यानियाँ बड़ी बड़ी तबाहियों को जन्म देती हैं। प्लीज़ कार तेज़ चलाएं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। वो बाहर उड़ते गर्दो गुबार को तेज़ी से उड़ता देखकर बोली, इंसानी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान बहुत भयानक होते हैं। अगर कोई बदनसीब उनकी जद में आ जाए तो सिसक कर जीता है। मौत मांगे नहीं मिलती उसे, और अगर कभी मौत की देवी उस पर मेहरबान हो जाए तो बहुत भयानक अजियतनाक तरीके से उसे अपनी आगोश में समेटती है। उसका लहजा, उसका चेहरा देखकर वो खौफज़दा हो गई। ओह सॉरी, मैं खामखा सीरियस हो गया। वो फ़ौरन संभल गया। वो उसे होशियार नहीं करना चाहता था। संदल, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बड़ी अपनाइयत, बहुत खलूस था उसके लहजे में और संदल को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपनी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। हमेशा कड़वे लहजे में बात करने वाला जो कोई लम्हा उसकी तज़लील व तज़हीक का नहीं जाने देता था, आज उसका ये नरम लहजा पुरजोश अंदाज उसे हैरतों के समंदर में गौताज़न कर रहा था। फिर वो उसकी भारी दिलकश आवाज़ की गंभीरता में ऐसी मदहोश हुई कि ये महसूस ही ना कर सकी कि कार किन अनजान रास्तों से गुजरती हुई अजनबी मंज़र पर रुक गई। ये आप मुझे कहाँ ले आए? वो चौंकी। मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आइए वो लेकर अभी चलते हैं। शायद इतने में बारिश का ज़ोर कुछ कम हो जाए। आइए ना प्लीज़। उसका लहजा इल्तिजाई था। वो मजबूर सी इधर उधर देखती हुई उतर गई। ये कोई नई कॉलोनी ज़ेर तामीर थी। आबादी का कोई नामो निशान न था। उसका दिल बुरी तरह डर रहा था। बारिश तूफ़ानी सूरत इख्तियार कर चुकी थी। वो उसके पीछे चल पड़ी। थर्ड फ्लोर पर वाक़या फ्लैट का दरवाजे का लॉक खोलकर वो उसे अंदर ले आया। आपके घर वाले कहाँ हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं। वो यही सोच रही थी कि उसके घर वाले यहाँ होंगे। हम दोनों तो हैं। एकदम ही उसका लहजा बदल गया था। उसे अपने चारों तरफ ख़तरे की घंटियाँ बजती हुई महसूस हुई। पहली मर्तबा उसने किसी पर एतमाद किया था और उस एतमाद से वो धोखा खाने वाली थी। मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई थी उसकी हकीकी किरदार एक ये हैं। उसने फूफो जाने की तस्वीर का फ्रेम उसके हाथ में थमा दिया। क्या मतलब? वो उस हसीन चेहरे वाली नाजुक सी लड़की की तस्वीर देखते हुए बोली, ये उस भेड़िए की तस्वीर है जो इस कहानी का सबसे घनावना और मकरूह किरदार है। उसने अखबार में छुपी तस्वीर उसके आगे फेंक दी। उसे ऐसा लगा जैसे गरजता बरसता आसमां उसके सर पर टूट पड़ा हो। शदीद तकलीफ से वो चीख उठी। नहीं, झूठ बोलते हो तुम। ये झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर मेरे फरिश्ते से डैडी को बदनाम करना चाहते हो। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी, कमीने इंसान। तुमने जुर्रत कैसे की? वो उसकी तरफ बड़ी। शैतान यूं ही फरिश्ते का मास्क लगाकर लोगों को धोखा देता है। मैं उस मक्कार और बेगैरत इंसान के मुंह से ये जाली मास्क नोच कर लोगों को उसकी असलियत दिखाऊंगा। अपनी तरफ बढ़ते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर धाड़ता हुआ बोला, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? अभी यकीन आ जाता है। वो रिसीवर कान से लगाकर नंबर डायल करता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद लाइन मिल चुकी थी। ज़रमीना खान अफरीदी को आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे। वो बगैर किसी तमीद के सर्द लहजे में बोला। अरे ये घबराहट कैसी? क्या हो गया है आपको? आपकी आवाज़ क्यों लरज़ रही है? उसके लहजे में तमसखर था। मैं कौन हूँ? तुम मुझे इंतकाम कह सकते हो, गुजरा हुआ वक्त कह सकते हो जो वापस लौट आया है। वो रिसीवर कान से लगाए दूसरी तरफ से किए गए सवालों का जवाब दे रहा था। आपके लिए एक न्यूज़ है। आपकी दुख्तर मेरे पास मौजूद है और आज रात मेरे साथ ही रहेंगी। उसने संदल को देखते हुए कहा, जो किसी बेजान मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ आई है। मैं उसे अगवा करके नहीं लाया। यकीन नहीं आ रहा? अपनी बेटी से खुद पूछ लो। उसने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। संदल, बेटी, क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? दूसरी तरफ से डैडी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। नहीं डैडी, ये शख्स झूठ बोलता है। ये मुझे धोखा देकर यहाँ लाया। प्लीज़ डैडी, मुझे इससे बचा लें। वो रिसीवर हाथ में लिए पूरी तरह सिसक पड़ी। यकीन आ गया? वो रिसीवर उसके हाथ से छीनता हुआ तंजिया लहजे में बोला, शट अप, मुझे किसी का भी वास्ता मत दो।
जलील इंसान, याद है ना तुम्हें, आज से 25 साल पहले भी ऐसी ही तूफ़ानी रात आई थी। किसी की इज्जत और नामूस की तुमने ऐसी धज्जियाँ बखेर दी थीं। तुम उस वक्त ये क्यों भूल गए थे कि वक्त अपने आप को दोहराता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कभी हम तमाशा देखते हैं और कभी खुद तमाशा बन जाते हैं। तुमने कल जिस ज़िल्लत और रसवाई का बीज बोया था, आज वो फसल तैयार खड़ी है, तुम्हारे उन गुनाहगार हाथों का इंतज़ार कर रही है। तुमने अपनी बेइज्जती का इंतकाम मेरी मासूम फुप्पो से लिया था, जो ज़िंदा रही तो अजाब बनकर और जब मरी तो इबरत का बाप बनकर। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। इस सारे खेल के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उस वक्त मुझ पर शैतान सवार हो गया था। बाखुदा मैंने कभी ऐसा ख्वाब में भी ना सोचा था। अना की झूठी आग में मैं उस वक्त भस्म हो गया था। वो सब कुछ अचानक हुआ था। अपनी उस गलती पर मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर सका। मेरा ज़मीर मुझे आज तक हर लम्हा कोड़े लगाता है। पिछले 25 साल से एक पल भी मैं चैन और सुकून से नहीं रह सका। मैंने अपने अल्लाह को मनाने के लिए, उसके बंदों की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया, भुला दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया ख़ुद को। मगर उस एक लम्हे को आज तक ना भुला पाया जिसने मुझे इंसान से शैतान बनाकर पस्तियों में फेंक दिया। मेरी रूह आज भी बेचैन और बेसकून है। उनकी रोती गिड़गिड़ाती आवाज़ रिसीवर से निकलकर संदल तक पहुंच रही थी। आज तुम्हारी बेकरार, बेचैन, बेसुकून नींद को सुकून मिल जाएगा। आज हमेशा के लिए तुम पर सुकून नींद सो जाओगे। ओके, गुड नाइट। उसने रिसीवर से आती इस्फहान सदीकी की इल्तिजाओं, सिसकियों की आवाज़ों की परवाह किए बगैर रिसीवर क्रैडल पर पटक कर उसकी तरफ मुड़ा। प्लीज़ सरप्रेस, मुझे जाने दें। आंसू तेज़ी से उसके रुखसार भिगो रहे थे। इतनी भी जल्दी क्या है स्वीट हार्ट, चली जाना। वो हंसा। उसने कितनी मुश्किल से खुद को राज़ी किया था। इंतकाम की आग ने उसे बिल्कुल वहशी बना दिया था। डैडी की गलती की सज़ा तुम मुझे नहीं दे सकते। यहाँ ऐसा ही होता आया है। सज़ा हमेशा बेकसूर को ही भुगतनी पड़ती है। तुम क्या समझते हो इंतकाम लेना बहादुरी है? नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। ये शिकस्त का एतराफ़ है। बहादुर और जुर्रतमंद वो होता है जो बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ़ कर दे। खुदा के लिए तुम भी मेरे डैडी को माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, तुम बुरे मत बनो संदल बेगम। कोई भी बुरा शख्स पैदाइशी बुरा नहीं होता, बल्कि लोग उसके लिए हालात ऐसे बुरे कर देते हैं कि वो बद से बदतर होता चला जाता है। और तुम्हारे बाप का जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। खुदा के लिए मेरी जान ले लो। मुझे इतनी अजियतनाक मौत मारो कि तुम्हारे अंदर लगी आग सर पड़ जाए, मगर यूँ ज़िल्लतों और रुसवाइयों के कब्र में मुझे ज़िंदा दरगोर मत करो। वो सिसकते हुए बोली, तुम्हारी ये आहें, ये इल्तिजाएं मुझे नहीं पिघला सकती। खामोशी से मेरी बात मान लो, मैं थोड़ी देर बाद घर छोड़ आऊँगा। वो नज़रें झुकाकर बोला। उसकी रगों में दौड़ते गैरतमंद खून में कशमकश हो रही थी। नहीं, तुम इतने संग दिल और बेरहम, घटिया गिरे हुए नहीं हो सकते। उसका पूरा वजूद हिचकियों से लरज़ रहा था। ख्वाब सदा सहमी हुई निगाह उसके वजीह चेहरे पर जमी हुई थी, जहाँ पथरीलापन था। बकवास मत करो, शराफत से मेरी बात मान जाओ, मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर मत करो। वो सख्त लहजे में बोला, मैं जान दे दूँगी, मगर तुम्हें तुम्हारे नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दूँगी। अगर मैं मरने दूँगा, जब मरोगी ना, मगर मेरी इजाज़त के बगैर तुम मर भी नहीं सकती। सबरेज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, माफ़ कर दो मुझे। और सुनो, डैडी मुजरिम है तो उन्हें मुजरिम बनाने में तुम्हारी फुफ्फो का मुकम्मल हाथ है। वो क्यों घर वालों के एतमाद और मोहब्बत को धोखा देकर गैर शख्स के पास तन्हा चली आई? मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं घर से फ़रार होकर आई हूँ। डरते डरते भी वो असल हकीकत बयान कर गई। फूफा जाने के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी गलत बोला तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। तुम्हारे मक्कार बाप ने अपने झूठे प्यार की ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उन्हें सिवाय उस शख्स, कमीने शख्स से और कोई नज़र ही नहीं आया। धोखा खाकर उन्हें मालूम हुआ जैसे वो देवता धोखा खाकर उन्हें मालूम हुआ कि जिसे वो देवता बनाकर पूजती थी वो महज एक पुजारी था, हवस का पुजारी। लेकिन अब उनकी बेचैन रूह को करार मिल जाएगा। वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरे नज़दीक मत आओ। वो बुरी तरह चीखती हुई बोली, चीखो मत। वो उसके करीब जाकर बुर्राया, सबरेज़ तुम्हें तुम्हारी बहन का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, तुमने मेरी बहन का नाम क्यों लिया? क्यों लिया मेरी बहन का नाम? उसके भारी हाथ उसके गुलाबी रुखसारों पर अपना निशान छोड़ गया। वो उस वक्त वहशी दरिंदा बना हुआ था। उसने बालों से पकड़कर उसे धक्का दिया था, जिससे सारी चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाइयाँ ज़ख्मी कर चुकी थी। होंठों से खून छलक पड़ा था। आज तुम अपनी फूफो का इंतकाम मुझसे लेना चाहते हो, कल कोई मेरा इंतकाम तुम्हारी बहन से लेगा। वो डट कर बोली, मेरे बाप का माजी आईने की तरह शफाफ है, तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत और बेज़मीर नहीं। वो उन्होंने माजी में ऐसा, और ना ही उन्होंने माजी में कोई ऐसा खेल खेला है जिसकी सज़ा उनकी नस्ल को मिले, समझी? उसने उसके बाल पकड़कर थप्पड़ रसीद किया। बेतहाशा रोने की वजह से आंखें सूज कर लाल अंगारा हो गई थी। उसकी उंगलियों के निशान चेहरे पर साफ नज़र आ रहे थे। बाल बिखरे हुए थे, होंठों से खून बहकर कपड़ों पर गिर रहा था। एकदम सबरेज़ के जहन में रोशनियों का झमाका हुआ।
क्या ज़रमीना की कहानी एक मरतबा फिर दोहराई जाएगी? फिर एक और ज़रमीना अज़ाबों की आग में चलेगी। तुम जो किसी लड़की पर निगाह डालना गुनाह तस्वुर करते थे, क्या एक लड़की को बेआबरू करने का गुनाह कर सकते हो? क्या तुम्हारी गैरत मर्दानगी ये गवारा करेगी कि तुम एक मासूम और शरीफ लड़की की इस्मत के कातिल कहलाओ? एक ऐसी लड़की जो सरासर मासूम और बेकसूर है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो ऐसा? उसके अंदर से सदाएं बुलंद हो रही थी। नहीं नहीं, सबरेज़ किसी की इज़्ज़त पर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, मगर खुद किसी की इज़्ज़त से नहीं खेल सकता। दिल के सवाल पर उसका ज़मीर चीख उठा। उसकी आंखों पर बंदी इंतकाम की पट्टी खुल चुकी थी। कानों में आती संदिल की सिसकियाँ उसका दिल चीरने लगी। उसके चेहरे पर छपे अपने हाथों के निशान देखकर उसका दिल चाहा अपने हाथ काट डाले। अपना जुनून दरिंदगी याद करके उसे खुद से नफरत होने लगी। वह आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया। उसके शानों पर बिखरे दुपट्टे को उसके सर पर फैला दिया। संदिल ने भीगी पलकों से घबराकर उसकी तरफ देखा। नदामत के पसीने से उसका वजी चेहरा तर हो रहा था। अपनी शिकस्त या ज़्यादती के एहसास से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सॉरी, वेरी सॉरी संदल, इंतकाम की आग ने मुझे जानवर बना दिया था। गुस्से और नफरत में छाई बुराई, नेकी और बदी की तमीज़ भी भूल गया था। माजी में जो भी हमारे बड़ों से गलतियाँ हुई, हमें वो किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेना चाहिए। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करके हमारे अपने ही हाथों यूँ ही ख़त्म होते रहेंगे, जिसकी जद में माओं की चादरें भी आती हैं, बहनों के दुपट्टे उछाले जाते हैं, बेटियों की इस्मत की तकद्दुस और वक़ार की धज्जियाँ बिखरी जाती हैं। संदल, मेरी हैवानियत को माफ़ कर देना। तुम शायद ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे माफ़ भी कर दो, लेकिन मैं मरने के बाद भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। अफसोस, मलाल, क्या कुछ ना था उसके वजी चेहरे पर। वो बिखरा हुआ था। जुर्म का एतराफ़ करती उसकी आवाज़ बहुत मध्यम और कमज़ोर थी। संदल को अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। वह हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। ये उसका कोई नया फरेब ना हो। बचपन से ही फूफा जानी ने मुझे इतना चाहा कि कोई माँ भी अपनी औलाद को इतना प्यार नहीं करती होगी। रात को सोने से कबल सुबह बेदार होते ही वो मेरी सूरत देखती थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मुकर्रर टाइम के अलावा वो मेरी एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं उनकी आंखों की रोशनी था, पर जब उनको दौरा पड़ता तो फिर वो अपनी पहचान खो बैठती। दौरे की हालत में वो मुझे भी नहीं पहचानती थी। उनकी वो अज़ियतनाक चीखें, सहमी हुई आंखों की वहशत बचपन से ही मेरे जहन में सबत हो चुकी थी। संभालते संभालते भी अपने नाखूनों से चेहरा लहूलुहान कर देती। हाथ में जो चीज़ आती वो मारती। उनकी जुनूनी हालत देखकर मैंने कसम खाई थी कि मैं उनकी बर्बादी का इंतकाम ज़रूर लूँगा। उस शख्स को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो आहिस्तगी से बताता हुआ खामोश हो गया। मैं आपका यह एहसान ताहयात नहीं भूलूंगी। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। सबरेज़ ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। आओ। उसने कार की चाबी ली और उसे लेकर नीचे आ गया। बारिश अब भी शिद्दत से हो रही थी। दोनों ही खामोश बैठे हुए थे कि अब बोलने के लिए बचा ही क्या था। उसकी सिसकियाँ खामोशी में गूंज रही थीं। कार उसने उसके महलनुमा कोठी के गेट पर रोक दी। वो कार से निकलकर ऐसी तेज़ी से भागी थी जैसे किसी याद सेब के चुंगल से भागी। वो कॉरिडोर, सिटिंग रूम, बेडरूम अबूर करती डैडी के बेडरूम तक पहुंच गई। सब तरफ सन्नाटा था, जामिद खामोशी, अजीब तरह की बेचैनी और बेकरारी उसके दिल में मची हुई थी। धड़कते दिल से उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर उसका दिल दहला गया। इस्फहान सदी की बेहस और हरकत कालीन पर पड़े हुए थे। रिसीवर ज़मीन पर लटक रहा था। वो घबराकर उनकी तरफ बढ़ी। डैडी, मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डैडी देखे ना मेरी तरफ, बोले ना। वो उनकी खुली हुई बेनूर आंखों में देखते हुए बोली, जिनमें आंसू अब भी जमा थे। उठे ना डैडी। उसने उनका चेहरा हाथों में लेना चाहा तो वो गर्दन एक तरफ ढलक गई। आंखों से निकले आंसू उसकी हथेली में जमा हो गए। उनकी रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। उस जानलेवा इंकशाफ से उसकी चीख निकल गई और बेहोश होकर उनके कदमों में गिर गई। सबरेज़, खुशखबरी सुनो। वो चाय पीते सबरेज़ से सरशार लहजे में बोली, जल्दी सुनाइए। आज धरती एक नापाक के वजूद से के बोझ से पाक हो गई। अल्लाह ने हमारा बदला खुद ले लिया। इस्फहान सिद्दीकी, कल रात दिमाग की रग फट जाने से हलाक हो गया। अखबार में खबर आई है, अभी तुम्हारे बाबा अखबार पढ़ रहे हैं, फिर तुम पढ़ लेना। आज फूफा जानी की रूह को करार आ गया होगा, सुकून मिल गया होगा। वो अपनी नम आंखें साफ करके आसूदगी से मुस्कुराया। संदल टेंशन के दोहरे अजाब से गुजर रही थी। उसे मुसलसल बेहोश रखा जा रहा था। जब भी होश में आती पागलों की तरह चीखती चिल्लाती, दीवारों से सर फोड़ती। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। इस्फहान साहब को सपुर्द खाक किए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, मगर ताज़ियत को आने वाला हजूम अभी भी कम नहीं हुआ।
संदल की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, मगर उसके होंठों पर चुप लग गई थी। वो अपनी वीरान आंखों के से कमरे के दरो दीवार घूरती रहती। क्यों अंधेरों को तुमने अपना साथी बना लिया है बेटी? वो बुआ उसके कमरे में आकर लाइट जलाती हुई बोली। बुआ, मेरे नसीब में अब सिर्फ अंधेरे हैं। मेरे पास अब बचा ही क्या है सिवाय अंधेरों के? उसके भीगे लहजे में बिखरी दर्द की किरचियाँ अपने कलेजे में पेवस्त होती महसूस हुई। नहीं बेटी, ऐसी मायूसी की बातें मत करो। बड़े साहब अपनी बेटी के लिए रोशन उजाले छोड़ कर गए हैं। तुम्हारी ज़िंदगी चाँद की तरह जगमगाती और सूरज की तरह शुआएं बिखेरती रहेगी। उन्होंने उसे लिपटा लिया। भोली बुआ, तुम क्या जानो, ये रोशन उजाले मेरे लिए अजाब हैं। उसने करब से सोचा। इस्फान साहब बहुत नेक, शरीफ और दयानतदार आदमी थे। रात दिन अल्लाह की मखलूक की बेगर्ज और बेलौस खिदमत किया करते थे। वो इंसान के भेस में फरिश्ता थे। खुदा भी नामालूम क्यों अच्छे लोगों को दुनिया से जल्द उठा लेता है। अशरफ के लहजे में बहुत अकीदत, आंखों में उनके लिए एहतराम था। संदर की हालत तो देखी नहीं जाती। वो पत्थर बन गई है, अकेली हो गई, तन्हा रह गई। इतने बड़े घर में नौकरों के रहमो करम पर वो कैसे रहेगी? उसकी मम्मी तो उसके बचपन में ही मर गई थी। सादिया दुखी से बोली। उनके करीब बैठा सबरेज़ अजीब से एहसास से चौंक उठा। वो इस तरह भी कैफियत में टहल रहा था। वो जो सब कुछ भूलकर खुश व मुतमिन रह रहा था। आज संदल के मुतालिक सुनकर उसका ज़मीर उस पर कोड़े बरसा रहा था। दिमाग में भगोड़े उड़ रहे थे। उसे हर तरफ से संदल की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। उसको आंसू बहाती हसीन और मासूम आंखें उसके दिल में आग लगा रही थी। और फिर उसके हाथ बेख्तियारी फ़ोन की तरफ बढ़ गए। हेलो, मुझे संदल से बात करनी है। जी, मैं बोल रही हूँ। संदल, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके डैडी का सुनकर। उसकी भारी आवाज़ रिसीवर में गूंजी। अफसोस? बड़ी काट थी उसके लहजे में। तुम तो खुशियाँ मनाओ, घी के चिराग जलाओ, चिरागां करवाओ पूरे शहर में। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया। तुम कातिल हो मेरे डैडी के, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने रोते हुए रिसीवर रख दिया। सबरेज़ के दिल में बहुत पहले मोहब्बत की आबशारें बह निकली थी, मगर वो उनसे नज़रें चुराए हुए था। मगर अब उसे पाने की जस्तजू में कोशां हो गया था। उसने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर वो उसकी शक्ल ही ना देखती थी। वो बुआ से भी मिल चुका था। उन्होंने नया इंकशाफ किया कि संदल इस्फहान साहब की हकीकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनके दोस्त की बेटी थी। उनका दोस्त और उसकी बीवी एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। 1 माह की संदल को उन्होंने ले लिया था और उसे सगी बेटी से ज़्यादा चाहा था। उन्होंने शादी नहीं की थी। संदल उस हकीकत से बेखबर थी और उसने उनसे वादा लिया था कि वो उसे हमेशा बेखबर ही रखेंगी। सबरेज़ को उस वक्त शिद्दत से एक राजदार दोस्त की ज़रूरत महसूस हो रही थी और उसकी निगाह अपने भाई शमरेज़ पर पड़ी और उसने उसे एतमाद में लेकर सारी दास्तान सुना दी। आप बेफिक्र हो जाएं, शमरेज़ अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भाई की रूठी खुशियाँ वापस लाएगा। माँ और बाबा को राज़ी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वह शोखी से बोला। तुम फिर आ गए। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी। वो गुस्से से बोली। मैं फिर आ जाऊँगा। वो पिछले 1 माह से मुसलसल उसका दिमाग चाट रहा था। बुआ भी उसके साथ शामिल थी। मैं अपने भाई की खातिर आपसे गोली भी खा सकता हूँ। आपको लाला को माफ़ करना ही होगा। मैं उसे नहीं माफ़ कर सकती। वो डैडी का कातिल है, मेरे जज्बात और एतमाद का कातिल है। आप अल्लाह पर ईमान रखती हैं? बेशक। फिर इस बात का भी आपको यकीन होगा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है। जो कुछ भी होता है उसी के हुक्म से होता है। आपका ये इल्ज़ाम कतई बेबुनियाद और झूठा है। अगर कोई शख्स अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, तौबा करे, तो वो भी माफ़ कर देता है। और आप मेरे बेकसूर लाला को माफ़ नहीं कर रही। अगर मेरे लाला को कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। मुझे तंग मत करो शमरेज़ खान। तुम्हें नहीं मालूम उस पत्थर इंसान ने मुझे कितनी अजियतें पहुँचाई हैं। शादी के बाद एक एक ज़्यादती का बदला 1000 बार लीजिएगा। मैं भी आपकी मदद करूँगा। सच शमरेज़, बहुत बदतमीज़ और गुस्ताख हो तुम। बहुत अरसे बाद वो मुस्कुराई थी। आपने माफ़ कर दिया लाला को? शुक्रिया। लाला अंदर आ जाएं, लाइन क्लियर हो गई है। वो बाहर की तरफ मुंह करके चीखा। अस्सलाम वालेकुम। वो वाइट शलवार सूट में निखरा अपनी तमाम तरवजह समेत उसके रूबरू था। उसकी नज़रें झुक गई। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे नाकारा वर्क की तरह अपनी ज़िंदगी की बुक से फाड़ कर फेंक दो। आइंदा कभी हमारे दरमियान उसका जिक्र नहीं होगा। वो उसके ठंडे हाथ थाम कर बोला। अरे मियाँ, दुआएं मेरी जान नातवा को दो, जो हफ्तों उनकी झाड़ खाई हैं, डांटें सुनी हैं। 4 दफ़ा तो अपने नौकरों से उन्होंने मार भी पड़वाई, धक्के दिलवाए। अगर मैं ढीठ ना होता तो ये कहाँ आपके हाथ आने वाली थी। शमरेज़ लड़ाका औरतों की तरह हाथ न जाकर बोला। अच्छा, अब ज़्यादा फैलो मत, चलते फिरते नज़र आओ यहाँ से। सबरेज़ ने उसे डांटा था। अच्छा, यानी मेरा बिल्ला मुझी को म्याऊं उस्ताद से काम निकल गया तो आंखें फैली। अभी मामा और बाबा को वर्गलाता हूँ जाकर। ये शादी नहीं हो सकती। संदल, अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं तुम्हें शूट करके ख़ुद को भी शूट कर लेता। सबरेज़ उसे देखते हुए चाहत से बोला।
ला हौल वला कुव्वत, क्या स्टाइल है इजहार मोहब्बत का। यानी हम मसले के इतने आदी हो गए कि इजहार मोहब्बत में भी पिस्तौल की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए मेरी शागिर्दी इख्तियार कर लीजिए, फ़िलहाल तो मैं आपकी तरफ से भाभी जान से इजहार मोहब्बत कर देता हूँ। शिमरेज़ आगे बढ़ते हुए बोला, क्या क्या कहा। वो मसनूई गुस्से से उसकी तरफ मुक्का तान कर बढ़ा तो वो चीखता हुआ भाग गया। आई लव यू संदल, वो उसका हाथ पकड़कर बोला। उसने शर्माकर उसके कुशादा सीने में मुँह छुपा लिया। इसके साथ ही यहाँ इस नावल का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।